दोस्तों, गुड मॉर्निंग. इट्स अ वंडरफुल वेदर एंड आई थिंक ये मौका है अच्छी बातों के साथ मैं आपको वेलकम करूं. सो आई विल वंस मोर से गुड मॉर्निंग एंड मैं बताऊंगा आपको अमेरिका के बारे में. देखिए, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है. 1776 में अमेरिकन सिविल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी एंड दे बिकेम ए डेमोक्रेसी. पहले वहाँ अंग्रेज़ों का राज था, द ब्रिटिश वर थ्रोन आउट एंड अमेरिका जो है एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक नेशन बन गया. और डेमोक्रेसी भी ऐसी डेमोक्रेसी बनी जहाँ तकरीबन हर एक आदमी को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गई. उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए, जहाँ भी यहाँ तक कि अपनी की जो बंदूक है इट हैज़ बिकम योर पर्सनल राइट. मतलब आप गन रखना एक पर्सनल राइट है और ये किसी और कंट्री में नहीं है, बट इट इज़ देयर इन अमेरिका. सो अमेरिका में ऑल्सो देयर आर इंडिविजुअल लॉज. देयर आर सम 51 स्टेट्स और उनके दो लॉज हैं. एक फेडरल लॉ है जो सब जगह एप्लीकेबल हैं एंड सम स्टेट लॉज है विच एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर स्टेट. तो एक तरीके से इट्स ए फेडरल डेमोक्रेसी, एक फेडरल डेमोक्रेसी है वो. और मेरे ख्याल में और किसी कंट्री में दैट इंक्लूड्स इंडिया एंड इंग्लैंड ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जो अमेरिका में है. पर ऑल सेड एंड डन अमेरिकन आर वेरी यूनाइटेड और उन्होंने अच्छे लीडर उनके आए हैं. एंड 76 से लेके कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, ये सिर्फ 240 साल के करीब हुए हैं. पर इन 240 सालों में उन्होंने सारे वर्ल्ड के ऊपर कब्ज़ा कर लिया. कब्ज़ा इन द सेंस अमेरिका का जो डॉलर है वो मेन करेंसी है वर्ल्ड में एज इट स्टैंड्स. एंड नॉट ओनली दैट, अमेरिकन हैज़ द बिगेस्ट मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड. उनकी डिफेंस बजट ही तकरीबन से $600 बिलियन है. एंड वेदर रशिया हो या चीन हो, जर्मनी हो या कोई भी कंट्री हो, इनका मुकाबला नहीं कर सकते. और मेरे ख्याल में अगर ये स्थिति चलती रही इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैच अमेरिका एट एनी स्टेज. पर अमेरिका में भी देखिए एक हिस्टोरिकल साइकिल होता है. हिस्टोरिकल साइकिल मीन्स समटाइम्स द वेस्ट गोज़ अप एंड द ईस्ट कम्स डाउन एंड समटाइम्स द ईस्ट गोज़ अप एंड द वेस्ट कम्स डाउन. अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि द वेस्ट अपीयर्स टू बी अंडर एक्लिप्स. एक्लिप्स मीन्स जब सन जो है वो ढक जाता है. एंड एक टाइम था जैसे एंग्लो सैक्सन पावर्स जो है जिनको कहते हैं इंग्लैंड, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट, दे आर नोन एज एंग्लो सैक्सन पावर्स. दे वर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड एंड यूरोपियन पावर्स अगर मिला लीजिए उनके साथ, आई थिंक 80% ऑफ द वर्ल्ड वाज कॉलोनाइज बाय देम. सारा साउथ अमेरिका जो था वो कॉलोनाइज था स्पेन और पुर्तगाल ने. एंड अफ्रीका सारा ही कॉलोनाइज था बिटवीन द फ्रेंच, द ब्रिटिश एंड द इटालियंस. जर्मनी की भी कुछ कॉलोनीज थी. एंड अमेरिका ऑफ कोर्स वाज अ लॉ अनटू इटसेल्फ. एंड चाइना जो था was a country which was ruled by all the other countries. India of course was a slave nation occupied by the British. सारा साउथ ईस्ट एशिया इंडो चाइना और हॉलैंड के कब्ज़े में था, एक थाईलैंड को छोड़ के. पर वो सब स्थिति जो थी एंडेड आफ्टर 1945 बिकॉज जो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेस्टर्न वर्ल्ड ने लड़ी एडोल्फ हिटलर के साथ, उसमें विक्ट्री तो उनको मिल गई. पर एक अंग्रेज़ी का वर्ड है विच इज़ कॉल्ड ए पायरिक विक्ट्री एंड दे गॉट व्हाट वाज ए पायरिक विक्ट्री. एंड यानी वो विक्ट्री ऐसी थी जहाँ मुंह में पस पड़ जाती है. दैट सॉर्ट ऑफ विक्ट्री इट वाज. एंड दे कुड नॉट मूव फॉरवर्ड. एंड विद इन 2 years आफ्टर दैट कुछ ऐसी फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री अनलीश हो गई जो एडोल्फ हिटलर के कारण हुई और वेस्टर्न वर्ल्ड जो थी इनकी एम्पायर कोलैप्स हो गई. दैट इज एज ऑफ एम्पीरियलिज्म एंडेड. पर फिर इमेज ऑफ अमेरिकन द एज ऑफ अमेरिकन एम्पीरियलिज्म स्टार्टेड एंड 45 हो गया एंड 24 इट्स एज फार हिस्ट्री इज कंसर्न इट्स नॉट अ वेरी बिग पीरियड. इट्स जस्ट अबाउट 79 years. बट इस 79 years में
अमेरिका हैज़ बिकम द ओमनीपोटेंट पावर इन द वर्ल्ड। कुछ पीरियड के लिए यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर उनके मुकाबले में आया था, पर रशियंस अपनी बेवकूफ़ी के साथ एंड द फैक्ट कि उन्होंने कम्युनिज्म को अपना लिया, एंड कम्युनिज्म जैसे आप जानते हो इसे डिविजिव फोर्स, कम्युनिज्म कुछ आपको कहीं लीड नहीं कर सकती, इट कैन नॉट लीड यू एनीवेयर, एंड नेट रिजल्ट ये हुआ कि रशिया 18 कंट्रियों में टूट गया। सो कि आइंदा से और आगे रशिया कभी भी अमेरिका का मुकाबला कर पाएगा ये नामुमकिन बात है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज रशिया के ना तो पॉपुलेशन है ना उतनी रीच है, यानी दे आर अवे फ्रॉम दी सेंटर्स ऑफ पावर, दैट इज द वार्म वाटर्स, उनके पास कोई एरिया नहीं है, सब ठंडे पानी है, आर्कटिक ओशन, बाल्टिक ओशन, ईस्टर्न पैसिफिक, ऊपर नॉर्थन, they don't have any warm water ports, they cannot dominate the world, their navies in a word is zero as far as global domination is concerned. एंड दूसरी कंट्री जो इनके इक्विवेलेंट आ सकती है दैट इज़ चाइना, बट चाइना का भी लिमिटेशंस है, बिकॉज चाइनीज़ डू नॉट हैव एनी एसेस, ग्लोबल एसेस जिसको कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका सिर्फ छोटा सा एसेस है टू द ईस्टर्न पैसिफिक एंड द साउथ चाइना कोस्ट, बस जहाँ सी ऑफ जापान भी आता है, उसके अलावा दे हैव नो एसेस, यानी एक तरीके से दे कैन बी बॉटल्ड अप वेरी इजीली, और उनकी एस लाइन्स जो हैं या देर रूट्स जो है जैसे मलाका स्ट्रेट से स्वेज कैनाल, दे कैन बी इजीली ब्लॉक्ड एंड चाइना विल बी इन ट्रबल। अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जो दोनों पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को फेस करता है, नंबर वन। सेकेंडली उनके बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उनके तकरीबन 715 बेसिस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, छोटे और बड़े मिला के, एंड सम वेरी बिग वॉरशिप्स उनके हैं। इतनी बड़ी फ्लीट है कि अगर सारी वर्ल्ड की फ्लीट भी इकट्ठी कर रहे हैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यानी उनके पास 10 हैं सुपर कैरियर जो 1-1 लाख टन से ज़्यादा वेट है, डेड वेट, एंड दे आर द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वन, एंड दे आर द एक्सपोनेंट्स ऑफ अमेरिकन पावर। ये बात तो दुरुस्त है, बट अमेरिका ने बहुत सी बंगलिंग की है। सबसे स्टार्ट किया इन्होंने 1945 में जब वॉर जीत ली थी, तो रूजवेल्ट जो इनके बहुत फार साइटेड प्रेसिडेंट थे, ही अनफॉर्चुनेटली डाइड, और उनकी जगह आ गए प्रेसिडेंट ट्रूमन। अब ट्रूमन आए थे इन द शेडो ऑफ रूजवेल्ट, ही हैड बीन वाइस प्रेसिडेंट अर्लियर, तो वो कुछ दिखाना चाहते भी मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो किस तरीके से वो दिखाते, बिकॉज लड़ाई तो जापान हार चुका था, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, तो एक ही तरीका था, वो ऐसी कोई चीज़ करनी चाहता जिसका नाम हिस्ट्री में रह जाए। पर उसने एक बहुत स्टूपिड काम किया, ही ऑथराइज द न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ जापान। ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, वो भी ये चाहते थे कि न्यूक्लियर बॉम्बिंग हो जापान की, ताकि हम जो वेपन हमने बनाए हैं, ये सोफिस्टिकेटेड वेपन है एटम बॉम्ब, दैट शुड बी टेस्टेड। और जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था मिस्टर हल, उसको ये मैंडेट दिया गया कि आप बताइए कौन से जापानीज शहरों पे वी कैन ड्रॉप द एटम बॉम्ब। सो ही सेलेक्टेड 2, दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी। और ये जो ट्रूमन था, ही वॉज वेरी हैप्पी, बिकॉज मेरा नाम रह जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। एटम बॉम्ब ड्रॉप हुए, जापान ख़त्म हो गया, एंड आई डोंट थिंक जापान अब राइज कर सकता है, बिकॉज जापान के पास और बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई जो मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। पर एज सिचुएशन खड़ी होती है, अमेरिका डोमिनेंट पावर है, रशिया ख़त्म हो गया, चाइना आ रहा है, एक और पावर भी है जो आ रहा है, वो इंडिया है। पर इंडिया की कोई इनहेरेंट कंट्रडिक्शंस हैं, एंड नंबर वन, यहाँ इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। हर एक वेपन जो इंडिया बनाता है, कोई भी जहाज़ भी बनाते हैं एयर, और उनके जो इंजन है ये अब्रॉड से आते हैं, तो ये कोई साइन नहीं है कि आप ग्लोबल पावर बन सकते हैं, नंबर वन, क्योंकि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। और हिस्टोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कंट्री वर्ल्ड पावर नहीं बन सकता अगर वो वेपन्स इंपोर्ट कर रहा है। और वो आत्मनिर्भर बोलना आसान है, बट हमारा जो जैसे कई भी फाइटर है या हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, इनके सब के इंजन वगैरह इम्पोर्टेड हैं, और वो अगर बंद हो जाए तो ये उड़ना ही बंद हो जाएंगे। आई मीन दिस इज ए फैक्चुअल स्टेटमेंट, यू नो। एंड सेकेंडली, एक हमारा कैरेक्टर है, द हिंदू कैरेक्टर विच मिलिटेट्स अगेंस्ट वर्ल्ड डोमिनेशन। वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इंटरनल थिंग। यहाँ हमारी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है, ये कहीं वर्ल्ड में नहीं मैंने देखा कहीं कास्ट सिस्टम है।
यहाँ जो जॉब्स भी हैं वो कास्ट के ऊपर मिलती हैं जी, आपका लोअर कास्ट आपको जॉब मिलेगी, आपका बैकवर्ड कास्ट आपको जॉब मिलेगी. आई मीन दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर ए कंट्री टू बिकम ए ग्रेट पावर. ये मैंने आपको जनरली किया है, पर मैं इस बात के ऊपर जिक्र करूँगा. ये एक डिविजिव चीज़ है इंडिया में एंड वी मस्ट गेट रिड ऑफ इट. अफसोस की बात है कि बड़े बड़े हमारे लीडर आए, स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा गांधी थे, बट दे कुड नॉट डू अवे विद कास्ट सिस्टम, और उन्होंने कास्ट सिस्टम को एंडोर्स किया. दैट इज़ वेरी बैड. एक ही हमारे लीडर आए थे, आई मीन गॉडली मैन एंड इज गौतम बुद्ध, उन्होंने कास्ट सिस्टम ख़त्म किया, बुद्धिज़्म बनाई, पर बुद्धिज़्म इंडिया में से वैनिश हो गई, गैब हो गई, ओवर. सो नाउ इंडिया का चांस, मैंने कहा, वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर बनना बहुत रिमोट है. और ये सब प्रॉब्लम, इकॉनमी आपकी अभी से 3.5 या 4 ट्रिलियन डॉलर है, बट दैट इज़ नथिंग कंसिडरिंग द फैक्ट दैट आवर पॉपुलेशन इज़ 1.4 billion. It is the only thing in which we are leading the world is in population. We are the most populous nation in the world. I don't know ये क्रेडिट लेना चाहिए नहीं इस बात के लिए. तो कमिंग बैक टू अमेरिका, मेरे बहुत से दोस्त हैं अमेरिका में, और जब मैं वायुसेना भी था तो ऑफिशियली भी एक विज़िट लगाया था मैंने अमेरिका का कई साल पहले, तो मैंने उनकी फंक्शनिंग भी देखी थी. सो एज फार एज अमेरिका इज़ कंसर्न्ड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी एट होम, बट आगे उनको लीडरशिप अच्छी नहीं मिल रही. जैसे मैंने अब ट्रूमन के बारे में बताया, उसने बम गिरा के गिनार किया और ट्रूमन जी चले गए, एंड देन द मैन हु केम इन वाज जनरल आइजनहावर. नो, ये एक मिलिट्री सोल्जर थे, ही वाज द कमांडर ऑफ द एलाइड फोर्सेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, नॉट बिकॉज ही वॉज अ एफिशिएंट जनरल, बट बिकॉज द अमेरिकन्स आर द ग्रेटेस्ट से देयर. और जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जनरल जॉर्ज मार्शल और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उन्होंने इंसिस्ट किया भाई ये ही आदमी जो है, ही विल बी दी कमांडर इन चीफ. जो मेरी राय में और बाकी सब जो जनरल्स की राय में है कि जनरल मॉन्टगोमरी जो थे, ही वॉज द बेटर जनरल, बट मॉन्टी को सिर्फ एक ब्रिटिश कमांडर बना के छोड़ दिया, डिप्टी कमांडर, और कमांड वाज द आइजनहावर, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट. तो उसकी भी थिंकिंग लिमिटेड थी. उसने सोचा मेरा एक ही काम है, मैं रशिया को कंट्रोल करूँगा किसी तरीके से, कम्युनिज्म को कंट्रोल कर. तो उसने नंबर बेसिस बनाने शुरू कर दिए. बगदाद पैड बना दिया, सिएटो बना दिया, सेंटो बना दिया, नाटो को फॉरवर्ड कर दिया. उसने जापान के साथ एक डिफेंस ट्रीटी कर ली. आई मीन ही आर डूइंग ऑल दैट, नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दैट इज ज़ीरो, बिकॉज आज कल के माहौल में वो सब डिफेंस पैक्ट्स तो ख़त्म ही हो गए. नाटो है, पर इट इज़ ए टूथलेस टाइगर, इसको कुछ नहीं कर सकता नाटो. सो जेंटलमैन, हर एक प्रेसिडेंट ऐसा रहा. फिर अमेरिकन थिंक टैंक ने सोचा कि एक ही तरीका है. उस टाइम रशिया बहुत पावरफुल बन रहा था, दे वर स्केर्ड ऑफ द रशियंस. तो क्या रशिया को एनिमी बना लो एंड रशिया और चाइना को तोड़ दो. इनकी दोस्ती बहुत थी, बिकॉज दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं. मेक ओवरचर्स टू चाइना, चाइना विल बी आवर फ्रेंड. पर उन्होंने ये नहीं मालूम था कि चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो 4000 साल पुरानी है. दे हैव गॉट एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट फिलोसफी. और माओसी तुंग बेवकूफ़ आदमी नहीं था, निक्सन बेवकूफ़ था. ही वेंट ऑल द वे टू बीजिंग, वहाँ उसने मत्था टेक दिया अपने माओसी तुंग को और चाइनीज़ लीडरशिप को. उनके साथ उसकी फ़ोटोएँ भी है टोस्ट पीते हुए. और जब वो वहाँ था, उसने 7th फ्लीट जो गार्ड कर रही है ताइवान को, उसको भी विड्रॉ कर लिया. दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्ट. अल्टीमेटली द नेट रिजल्ट वाज कि निक्सन ने सोचा दिस इज़ द डिकी वीक ऑफ द सेंचुरी एंड आई एम नाउ गोइंग टू बी लीड अमेरिका फॉरवर्ड. पर उसको ये नहीं पता था कि ही इज़ करप्शन एंड हिज इविल डीड्स वुड कैच अप विद हिम. एक वाटरगेट स्कैंडल हो गया और उसमें उसको रिज़ाइन करना पड़ा. अदरवाइज ही वुड हैव बीन इम्पीच्ड एंड थ्रोन आउट और मे बी सेंट टू जेल. तो जितने भी प्रेसिडेंट फिर आए उनके, they were not interested actually in anything except their whole horizon was limited. They thought China is going to be our friend, we'll help China and China will help us. यहाँ तक कि जो लिंडन जॉनसन, जब आपको याद होगा, he was the president of the United States और he allowed China to go nuclear 64 में. जब उसको थिंक टाइम जो था, उन्होंने बताया था कि हजूर आप प्लीज़ अटैक कर लीजिए, इनकी न्यूक्लियर आर्सेनल है, डिस्ट्रॉय इट. ही डिडंट डू इट. ही अलाउड देम टू बिकम न्यूक्लियर, थिंकिंग वेल अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन वी आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स विद चाइना. एंड देन दे स्टार्टेड पोरिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू चाइना. अमेरिकन बिजनेस से सोचा ये तो इतनी बड़ी मार्केट हमको मिल गई है, वो भी एक कंट्रोल्ड मार्केट,
तो we might as well make hay while the sun shines. But they never knew that the sun shines only for some time. China did the impossible. What did they do? They did what America had done in 200 years, they did it in 20 years. They took over immediately and became the number 2 power in the world. जब वो नंबर 2 पावर बन गए तो तब अमेरिकन को रियलाइजेशन आई, अरे भाई हमने क्या किया, हमने तो फ्रैंकनस्टीन बना दिया. यू रिमेंबर दिस फेमस बुक फ्रैंकनस्टीन, written by I think Mary Shelley, and she had written about a fictional monster was created and he becomes a threat to the world. And this is precisely what has happened as far as China is concerned. It has become a threat to the world now and threat to America. It is rivaling America everywhere. And the Chinese are now cock-a-hoop. They have the biggest army in the world. Of course, technologically they are way behind America. But एक बात याद रखिए, फील्ड मार्शल Montgomery ने कहा था, technology cannot win you a war because you need the infantry soldier to hold the ground. और अमेरिका मात खा जाता है. They don't have much of manpower to fight. I'll give you an idea. I think the American army is half in strength of the Indian army. 16 divisions to 29 divisions. They can't sustain a battle with China. That is why they are very keen that they should join up with India, or rather India should join them and fight their battle with China, which India is not going to do. So the Americans are slipping. And now they are at their wits' end. They had made a very, very devious plan to finish Russia for the next 100 years. ये बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया था. ये मैंने आपको कई वीडियोस में बताया भी है कि आपको ये मालूम है कि 92 में प्रेसिडेंट येल्सिन हैड ऑफर्ड टू जॉइन नेटो. ही वांटेड टू जॉइन, तो उसको मना कर दिया. बट ही वाज टोल्ड, डोंट वरी, हम आपको आपके इन्फ्लुएंस को ख़त्म नहीं करेंगे. यू विल बी कंटिन्यू टू बी वेयर यू आर. This was just a trick because ultimately NATO expanded to all the countries around Europe, around Russia. छोटी countries हैं, एस्टोनिया, लैटविया, हंगरी, they became members of NATO. और ये countries को खुद नहीं पता था क्या होने वाला है, क्योंकि उनके आर्मी थी 2000, 4000, 10,000, और उनको ये नहीं पता था कि 2-4 बम अगर उनके ऊपर गिर गए, they will cease to exist in the world map. एंड ये बात याद रखिएगा कि जब रशियन प्राइम मिनिस्टर थे, या द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी निकिता क्रूश्चेव 61 में, आई थिंक U2 क्राइसिस के बाद में उसने इंग्लैंड को बोला था. उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे हैरोल्ड मैकमिलन. उसको कहा, भाई लिसन फ्रेंड, ऑल आई नीड इज 5 or 6 thermonuclear H bombs and England ceased to exist on the world map. Macmillan was very frightened and he said so, but Americans assured him, don't worry. And then they tried to have a detente with Russia. फिर रशिया broke up. एंड इस टाइम उन्होंने ये प्लान बनाया कि रशिया को फॉरएवर ख़त्म कर देंगे. सो उन्होंने एक ही कंट्री रह गई थी जो मेंबर नहीं थी नेटो की, एंड दैट इज़ यूक्रेन. सो दे बिगैन टू जैसे कहते हैं ना, उत्साना, दे बिगैन टू इनकरेज यूक्रेन टू secede फ्रॉम द रशियन इन्फ्लुएंस. एंड उनको एक स्टूज मिल गया. एक स्टूज होता है ना जो आदमी के कहने पे चलता है, पपेट, एंड ही वाज ज़ेलेंस्की. वो उनका पपेट बन गया एंड ही वांटेड टू जॉइन नेटो. बेवकूफ़ों जैसी स्पीच देता था, पब्लिक में दिखाता था, दिस इज़ माय फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन टू जॉइन नेटो, दिस इज़ माय एप्लीकेशन टू जॉइन EU. इनफैक्ट इसको कहते हैं होल्डिंग ए रेड रैग टू ए बुल. दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग. नेट रिजल्ट ही रशिया ने अटैक कर दिया. और तब भी अमेरिकन ने सोचा कि रशिया कोलैप्स हो जाएगा. वी आर गोइंग टू हैव इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन देम, वी आर गोइंग टू पुट this thing, that thing, we will take them out of the SWIFT system. Russia collapse हो जाएगा. Russia didn't collapse. In fact, Russian ruble became stronger and लड़ाई चल रही. It is America is feeling the pinch. Perhaps America would have been successful, पर एक और चीज़ हो गई. उन्होंने ईरान के साथ एनिमिटी ले रखी थी, और ये पुराना हिस्सा है. ईरान के साथ क्यों एनिमी बढ़ी, ये पॉइंट नहीं है यहाँ डिस्कस करना, पर ईरान इज़ देयर एनिमी. और ईरान की इंस्टिगेशन से, मेरे ख्याल में, मैं कह नहीं सकता, कोई ना कोई इंस्टिगेशन से हमास ने एक अटैक लॉन्च किया इसराइल के ऊपर. तकरीबन 1500 से 2000 इसराइली मारे गए, और 10,000 रॉकेट उन्होंने फेंक दी इसराइल के ऊपर. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी सरप्राइजिंग कि इसराइलीज़ को पता नहीं चला.
अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी कुछ पता नहीं चला। तो ये जो कहना कि जी CIA बहुत बड़ी एंड एफिशिएंट है, आई थिंक आई हैव माई डाउट्स, आई शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हमास को मालूम था कि रिएक्शन होगा, रिएक्शन हुआ, एंड अमेरिका का कोई चॉइस नहीं बट टू बैक इजराइल। एंड नेट रिजल्ट जब लड़ाई चल रही है, कई महीने हो गए हैं, हालांकि जो गाजा स्ट्रिप जहाँ ये लड़ाई चल रही है, जंग चल रहा है, दैट इज़ ओनली 32 माइल्स बाई 12 माइल्स और समथिंग, बट इसराइली उसको सैनिटाइज नहीं कर पाया अभी तक। मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा उसको सैनिटाइज करके उसको डिस्ट्रॉय करना भी इतना आसान नहीं है जैसे वो सोच रहे हैं। और अब ईरान जो है बेलिग्रेंट है, ईरान इज़ हेल्पिंग रशिया, ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं टू इन द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। और ईस्टर्न सेक्टर में जापान इनका एलाई तो ना के बराबर है, बिकॉज इट हैज़ गॉट नो वर्थवाइल आर्मी, एंड सेकेंडली उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, यंगर पीपल आर नॉट अवेलेबल इन जापान। तो जापान एक सिक इकोनॉमी बन जाएगा वेरी शॉर्टली। सो उनका सेकेंड एलाई है साउथ कोरिया, बट उनका डेंजरस जो ओपोनेंट है दैट इज नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। और वो उसको कैसे डील करेंगे? दे हैड थॉट चाइना को हम प्लिकेट करके अपना छोटा ब्रदर की तरह हम रखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, बट दे नॉट पॉसिबल। चाइना वांट्स टू बी नंबर 1 एंड अमेरिका डजंट वांट टू बी नंबर 2, तो देयर हैज़ टू बी अ क्लैश। और एक आइलैंड है फॉर्मूसा का, जो वहाँ भी बहुत गलतियाँ अमेरिकन कर चुके हैं। ये पहले जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन में था फॉर 50 ईयर्स, बजाय कि उसको जापान में ही रहने देते उन्होंने चाइना को हैंड ओवर कर दिया, और वहाँ वो चंका शेख जो थे वो जब लड़ाई हार गए वो वहाँ आके छुप गए अपने सोल्जर्स के साथ और अपने भाई बंधुओं के साथ, एंड उसको अमेरिका सस्टेन कर रहा है। पर एक टाइम में अमेरिका ने कमिट कर लिया था, निक्सन ने इन 1972 जब ये गए थे वहाँ बाइजिंग, कि आई विल एक्सेप्ट ओनली 1 चाइना पॉलिसी, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों तरफ से यू कांट से कि मैं मक्खन भी खाऊंगा घी भी खाएंगा, दोनों चीज़ें मिलती नहीं आपको, दे नॉट पॉसिबल। एंड नाउ द अमेरिकन्स आर इन सीरियस प्रॉब्लम देयर एज फार एज द ईस्टर्न सेक्टर इज कंसर्न। दे लॉस्ट द वॉर इन वियतनाम वेरी बैडली, फिर दे लॉस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की वॉर तो आप जानते हैं द मदर ऑफ ऑल रिट्रीट्स। और मेरा एक दोस्त है, अभी वो रिपब्लिकन पार्टी कन्वेंशन अटेंड करके आया था अमेरिका में, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच दी थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ये मैं होता तो मैं जो अफगानिस्तान में शेमफुल रिजल्ट हुआ ये नहीं मैं होने देता, एंड आई एग्री विद हिम। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी था जिसने रिकग्नाइज किया कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ही वाज द वन व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप ही एक आदमी है जिसने अब्राहम अकॉर्ड लेके आया था, और उस अकॉर्ड के लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, पर नोबेल प्राइज़ दे दिया ओबामा को। ओबामा जो नो इज़ नॉट ए नेशनलिस्ट मेरे ओपिनियन में। उसका फादर एक मुस्लिम था, एक केनियन मुस्लिम था, ही इज़ बट ऑल्सो ए मुस्लिम। एंड मेरे ख्याल मेरी पर्सनल राय है कि जब वो अमेरिका में आया उसने सोचा मैं मुस्लिम बन के तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो ही बिकेम ए क्रिश्चियन एंड started going to church and all that, so get elected. But I don't think in his heart of hearts he's converted, because he spent 2 years, I think, or maybe 3 years of his earlier life in Indonesia in a Muslim madrasa, Muslim school. एंड अमेरिका में एक और चीज़ मुझे दोस्तों ने बताया है कि जो बाइडन है ही इज़ टोटली इनफेक्चुअल। मतलब वो सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट खाता है, उसको ले जाते हैं ऑफिस में, करता है, वो बोलता है जो कुछ भी है, बट द एंटायर गवर्नमेंट इज़ बीइंग रन बाय ओबामा। एंड आपको सरप्राइज़ होगा, मुझे भी ये सरप्राइज़ लगा जब मैं ये 1-2 वीडियो भी देखे हैं, उनमें मिस्टर तरार हैं, एक पाकिस्तानी हैं जो अमेरिका में हैं, उनके बहुत अच्छी असेसमेंट है, और वो मुझे कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में इस वक्त जो कैबिनेट थी बाइडन की, इट इज़ रिपोर्टिंग टू ओबामा, एंड बाइडन को पता ही नहीं क्या हो रहा है। बाइडन प्रॉबेबली गोइंग टू हिस्ट्री। सो उनको एक ही डर है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बन जाए, बिकॉज इनका जो एजेंडा है आपने ओबामा का इज़ वेरी सिंपल, इज़ मुस्लिम एजेंडा बेसिकली, एंड ही इज़ डाउन टू पुट इंडिया टेक अमेरिका डाउन। अब एक वहाँ मुहिम चल रही है टू मेक हिज वाइफ द नॉमिनी फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, दैट इज मिशेल ओबामा शुड बिकम द कैंडिडेट ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। बाई चांस अगर वो बन गई और वो कहीं जीत गई तो देन देयर विल बी 20 years of Obama's rule, and it is going to be a very very sad state as far as America is concerned. बहुत बुरा होगा अमेरिका के लिए, and that will put the seal on the demise of the American state as a superpower. So gentlemen, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अमेरिका के ऊपर,
ये कहते हैं ना कि एवरीथिंग विच गोज अप मस्ट कम डाउन. आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग का भी यही आता है, जो चीज़ ऊपर चढ़ती है वो नीचे ज़रूर आती है. एंड अमेरिका इज़ caught up in this vortex, and they are definitely on the edge of the cusp of coming down. Now, and it will be accelerated if Michel Obama becomes the president, which could be a possibility. So we have to wait for this election in 2024. ये बहुत significant election है. If अमेरिका की हेजमनी आगे चलनी है तो डोनाल्ड ट्रंप भी लूज. बिकॉज अब क्या है, बाइडन है, ओबामा है, इन सब का एक ही प्लान है किस तरीके से कि डी बार ट्रंप फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन. अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट किया, एज पर द गैलप पोल्स ही इज गॉट सो मेनी पॉइंट्स, ही इज अहेड ऑफ जो बाइडन इन पॉपुलैरिटी रेटिंग्स, एंड ऑल्सो ही इज द नंबर 1 कैंडिडेट एज फार एज द GOP is concerned. There is no other person equivalent to him. एक आदमी थोड़ा शोर जो मचा रहा था वाज विवेक रामास्वामी, और वो घर बैठ गए जाके. अब डी सांटिस है और निकी हेली है. दे डोंट स्टैंड अ चांस. एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉट 51% ऑफ वोट्स. ही इज द फ्रंट रनर एंड ही विल डेफिनेटली गेट द नॉमिनेशन, प्रोवाइडेड the American courts and the public don't go into some scheme and say he should be debarred from election or something like that. If that happens, I can be very sure America is doomed. But in case he wins and this Katori fails, he will have to undo all the years of Obama rules, which will probably end when Biden goes. So Biden is doing everything at the behest of Obama. Whatever he tells him, he does it. Basically because he's got a little spunk in him. He doesn't know what to do. And he's totally confused. I mean, just see, getting into a battle in Ukraine, not thinking that there would be a war in Gaza, and he got tied up there and there in 2 places, and now China is creating a hell. What happens if China tomorrow invades Taiwan? What Biden going to do? So, gentlemen, and then they are also scared of India. They don't want India to rise up, hence, giving support to people like inconsequential men like Pannu. America making an issue out of him. I couldn't understand it. What's wrong with the Americans? The Americans go and kill hundreds of people. The CIA assassinates so many XYZ and people all over from Chile to Japan, and they're making hue and cry that Pannu, an attempt has been made to kill Pannu. If you ask me, Pannu doesn't require to be killed. I mean, he's a man who's a rat. You don't want to kill a rat. You just catch the rat and just put him in a cage and keep him there. That's what's required for him. So, gentlemen, we are coming to the end of my video. I have given you a general feel. America is passing through a crisis, and it's about time that the Americans took stock of what's happening. Their ally Pakistan is playing a double game again. They're friends with China, and they're trying to give the base to the Americans in Balochistan. Americans do not know taking the base in Balochistan means putting a rope around their neck. And they're thinking they're going to antagonize and fight Iran. It's not going to be easy because Iran's got an ally of the USSR, the erstwhile USSR, and now Russia. And they did a bloody mistake, by antagonizing the Russians, by like to catch the Russian by the tail. You don't do that to the bear. Just catch a tail of the grizzly, and then you know what happens. Well, gentlemen, all I can say further. I think I'll close now. I said enough. If you go through my video, you'll be able to see I've given myriad thoughts, and some of these are pretty revolutionary. And if you go through them in entirety, you will see that America is at the end and breathing its last in the oxygen tent. I hope they can get out of this thing, get out of this syndrome in which they are getting into. But we'll have to wait and see. The crucial thing is the 24 election, and we'll have to see who wins. दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड कम बैक फॉर मोर. मैं अच्छे टॉपिक्स पे आपसे बात करूँगा. इन द मीन वाइल आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए. लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड कम बैक टू मी again. I'm expecting it. Bye-bye and God bless.